Hello, it's me, long time no see, and this is episode 184 of the Gincast series. ये आपकी सीरीज इज बैक ऑनलाइन, काफ़ी अरसे से बंद थी, वजह आपको बताई थी। और बैक टू बिजनेस आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे ईमेल्स करते रहे, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, बंद हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली आई कुडंट आंसर, अब फिर खुल चुका है। इसके अलावा जो स्टोरीज होती हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे अप्रोच किया जा सकता है। मेन फोकस हमारा बिल्कुल वनीला स्टोरीज का होता है, नो इफेक्ट्स, नो म्यूजिक, नथिंग, जो हमारा डे वन से चल रहा है। एंड मेन चीज़ हमारी ये होती है कि वी डोंट लॉली गैग एट ऑल, और बिल्कुल वी गेट डाउन टू बिजनेस। एंड इसी तरीके से वे स्टार्टिंग 184। पहली स्टोरी आ रही है हिना साहिबा की। हिना साहिबा बताती हैं कि ये फैसलाबाद की रहने वाली हैं और बात भी 2020 की है। फैसलाबाद में ये डी टाइप कॉलोनी की में कहीं शिफ्ट हुई थी और कहती हैं घर नॉर्मल था, कुछ पुराना था लेकिन ठीक था। 3 कमरे थे, एक छोटी सी गैलरी थी, किचन था, किचन के साथ एक स्टोर भी था नैरो से पैसेज के बाद। अब आते के साथ ही कहते हैं कि बिल्कुल सब ठीक चला, सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इनको कुछ फील होता था जैसे कि इन पे किसी की नज़रें गड़ी हुई हैं, और इनको समझ में नहीं आता था ये इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि कोई, मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि घर में अकेली है, हर वक्त किसी की प्रेजेंस फील होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया, ये कहती हैं कि रात के वक्त जब सब सो जाते थे तो इनको लगता था कि कोई इनके साथ मौजूद है। मूवमेंट भी फील होती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में कुछ सन्नाटा होता था, कोई मूवमेंट भी नहीं होती थी, उसके बावजूद एक अजीब सी टेंशन, एक अजीब सी फीलिंग रहती थी जैसे कि कोई यहाँ मौजूद है। कहती हैं घर में ही बैठे बैठे कभी कभी ऐसी ठंडी हवा महसूस होती थी, जबकि एक बंद कमरे में होती थी जहाँ कोई खिड़की भी नहीं होती थी, उसके बावजूद एक ठंडी हवा की लहर महसूस होती थी। वो भी कोई आंसर नहीं था इसका कि ये कहाँ से आ रही है और क्यों है। अब ये कहती हैं कि इस चीज़ को ये इग्नोर करती गई और वहम और दस अपने आप को ऐसे सिचुएशन में इंसान दिलासे देता है कि नहीं, ये वजह नहीं है, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता तो ये हो सकता है। अब कहती हैं किचन में एक दिन ये कुछ कर रही थी तो गैस कम ज़्यादा होने लगी, फ्लेम कभी तेज़ हो रहा था, कभी कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई जानबूझ के इनके साथ जो है वो खेल रहा है। जहाँ फ्लेम तेज़ करती थी किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे स्लो होता था, और जहाँ स्लो था वहाँ तेज़ हो जाता था। अब अगेन इसके ऊपर यही सोच आती थी कि शायद ये पीछे से गैस का ही प्रॉब्लम है, और गैस मतलब मसला चल रहा है, आपको पता ही है कि बीच में किस तरह के हालात थे। तो गैस शायद नहीं आ रही है, कम आ रही है, या फिर तेज़ हो रही है, वॉटेवर बंदा अपने आप जहन में एक बना लेता है। अभी कहती है ये सब चीज़ें तो ठीक है, अपनी जगह थी। अब जो स्टोर था किचन के पास, उसमें कुछ डब्बे रखे हुए थे, उसमें कुछ चीज़ें स्टोरेज की रखी हुई थी, और उधर कुछ भी नहीं था, ना कोई खिड़की थी ना कुछ था। लेकिन हर रात एक फिक्स टाइम पे 2:30 बजे उस दरवाजे, स्टोर के दरवाजे का खुलने की एक टिक करके आवाज़ आती थी, जबकि वो अगेन कोई खुलने का सद्देबाब नहीं था, क्योंकि ना कोई खिड़की ना कुछ, तो वो दरवाज़ा खुद से कैसे खुल जाता था, और फिक्स टाइम 2:30 बजे रात रोज़ाना। अब जाके देखते थे तो ऐसा, ये कहती है, लगता था जैसे कि किसी ने बाहर से टच किया हो, लेकिन कौन कर रहा है ये, कुछ जवाब नहीं होता था। एक दिन ये कहती हैं कि रात को लेटी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, सीलिंग को देख रही थी, और तकरीबन 2:35 में किचन में कोई मेटेलिक सी चीज़ गिरी, और पूरा एक जो गिरने का सन्नाटे में शोर होता है वो हुआ। ये उठ के गई कि क्या गिर गया और कैसे गिर गया, तो वहाँ सब चीज़ें अपनी जगह रखी हुई थी और सब नॉर्मल था, और ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे था कि कुछ लगे कि कोई आया भी था, और सब अपनी जगह पे था। अब ये बस कहती हैं कि यही महसूस होता रहता था, और कि यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ रहता है, और अब तो एंड में ऐसा महसूस होने लगा था कि हम किसी के घर में रह रहे हैं, यानी कि कोई वहाँ मौजूद है
जिसकी टेरिटरी में हम लोग हैं, और ये सारा कुछ चलता रहता था। अब कहती हैं अच्छी बात यह है कि ना कोई चेहरा दिखा ना कोई साया, लेकिन हर वक्त एक प्रेजेंस रहती थी। और घर इन्हीं बहुत जल्द ही छोड़ दिया, यानी 3 महीने में इन्हीं घर छोड़ दिया। और जब पूछा गया तो सिर्फ जवाब में इन्होंने यही कहा कि लोकेशन ठीक नहीं थी, इसलिए घर हमने अंदर से हमने छोड़ दिया। बाकी और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि यकीन कौन करता है ऐसी बातों का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। अब हमारे एक दोस्त हैं जो कि जर्मनी से लिखते हैं, और अरबाब नाम है इनका। ये कहते हैं जनाब कि ये जर्मनी उस वक्त शिफ्ट हो गए थे, ये 10-11 साल के थे। अब जाहिर सी बात है, स्कूलिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, तो वहाँ दोस्ती यारी भी सबसे हो गई और एक अच्छा सेटअप इनका बन गया था। और कुछ साल पहले जब ये 18 साल के थे तो इनके दोस्त, 3 दोस्त, एक लेक पार्क था, वहाँ पे मुलाकात के लिए जाया करते थे। और काफ़ी कॉमन पार्क है, और हर तरफ ट्रीज और बेंचेस और ये सब कुछ था, मतलब एक जंगल नुमा चीज़ होती है। और जिस तरह आपने फिल्मों में अमेरिका या कहीं देखा होगा, तो वो जो पार्क होता है वो जंगल से कम नहीं होता, और काफ़ी बड़े जगह पे होता है, और वो बिल्कुल ही नेचुरल रखा हुआ होता है। उसके अंदर रास्ते बने हुए ज़रूर होते हैं आने जाने के लिए, लेकिन बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही मेंटेन होता है जैसे कि नेचुरली होता है। तो अब जर्मनी में भी इस तरह का ये पार्क था, लेक पार्क। ये लोग वहाँ अक्सर मिला करते थे, और मगरिब के टाइम सब दिन से फारिग होके ये एक जगह बेंचेस लगा के बैठक लगाते थे, और ये अपनी अपनी साइकिलों पे आते थे। और क्योंकि जिस तरह का सेटअप आपको बताया कि एक जंगल नुमा जगह थी, लाइट्स वगैरह नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो ये अपनी साइकिलों में इन्हीं ने लाइट्स लगाई हुई थी, जिसको ऑन करके ये लोग वहाँ आया करते थे। एक दिन ये कहते हैं कि जी मगरिब के बाद ये बैठक थी इनकी, और ये थोड़े देर से, मतलब मामला चल रहा था, सबको आने में देर हो रही थी। तो जहाँ ये मुलाकात करते हैं उधर से थोड़े फासले पे एक बेसिकली बस स्टैंड है, मतलब एक रास्ता है जहाँ पे बस रुकती है। वहाँ से ये अंदर की तरफ जाते हैं और पार्क में जाते हैं, तो एक जगह फिर इनको मिलती है जहाँ ये बेंच पे बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। तो ये कहते हैं जनाब कि भाई आई वॉज रनिंग लेट, और मैंने अपने दोस्तों को टेक्स्ट किया कि मुझे 5 मिनट लगेंगे, तुम लोग मतलब पहुँचो। अब इनका जनरल तरीका मुलाकात का ये था कि सब बस स्टॉप पे मिलते थे, क्योंकि वहाँ रोशनी होती थी, वहाँ से साथ जाते थे अंधेरे में। अब बहरहाल इनको, इनके हाथ में फ़ोन था, और फ़ोन पे ये कहते हैं मैसेज मैंने पढ़ा कि तुम डायरेक्ट वहीं आ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं। और इसके बाद ये, जब इन्हें मैसेज पढ़ा, तो ये डायरेक्ट बस स्टॉप छोड़ के उस मीटिंग की प्लेस जंगल के अंदर, पार्क के अंदर बेंच की तरफ पहुंच गए। ये साइकिल पे अपनी लाइट जलाए हुए अकेले जा रहे थे, और वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई बेंच पे 2 दोस्त इनके बैठे हुए हैं, और ये वहां पहुंच गए और उनके साथ बातचीत शुरू कर ली। अब वो कोई ख़ास जवाब इनको ना दें, बहुत सारी बातों में इग्नोर करें, और आपस में दोनों लगे रहें, तो इनको मतलब अजीब सी मतलब परेशानी भी थी कि भाई इन दोनों मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और एक वहशत भी हो रही थी कि अंधेरा क्यों है इतना ज़्यादा, इन लोगों की लाइटें ऑफ हैं क्या है, मतलब इनने अपनी साइकिल की लाइट्स ऑफ क्यों रखी हुई हैं। अब ये कहते हैं थोड़ी देर के बाद ये मैसेज, इनके पास एक मोबाइल पे मैसेज आया, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि हम तीनों दोस्त तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे, तुम कहाँ रह गए हो। जब ये मैसेज आया तो इनको हैरत हुई, क्योंकि जिसने इनको मैसेज किया था वो तो बैठा था सामने। अब अंधेरे में प्योरली सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वही लड़का सामने बैठा हुआ था, और साथ में वही दूसरे दोस्त के साथ आपस में खामोश, मतलब एक हल्की सी हंसी, मतलब उनकी आपस में बातें करके हंस रहे थे। इन्होंने बहरहाल टेक्स्ट देखा, उसको सामने देखा कि भाई ये मुझे टेक्स्ट कर रहा है, उसके हाथ में फ़ोन नहीं है, और वो दोनों इनको मुस्तकिल देखे जा रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में हंस रहे हैं। फिर इनको एहसास हुआ ना कोई साइकिल है इनके पास जो दो बैठे हैं, और ना कोई फ़ोन है, कुछ भी। अंधेरे में दोस्त जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन ये क्या दोस्त हैं भी क्या नहीं। इन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की तो वो जवाब कुछ ना दे, एक अजीब तरीके से हंस रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ
वापस बस स्टॉप की तरफ ही चलता हूँ, ये मुझे कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा। इन्होंने वापस जाने लगे तो शायद पीछे से इनको आवाज़ देने की कोशिश की, तो इन्होंने हेडफोन लगा लिए और अपने हेडफोन पे कुछ सुनते सुनाते हुए जल्दी से बस स्टॉप की तरफ, जो कि 5 मिनट के फासले पे था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के देखा तो सारे दोस्त मौजूद हैं और उनको आगे से कह रहे हैं कि भाई तुम कहाँ रह गए थे, हम तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने जब बताया कि भाई मुझे तुमने मैसेज किया था कि डायरेक्ट आ जाओ, तो मैं वहाँ चला गया, तो उसने दोस्त ने इनकार कर दिया, मैंने तो तुम्हें कभी मैसेज किया ही नहीं था। इन्होंने फ़ोन चेक किया दिखाने के लिए, तो उस पे भी कोई मैसेज नहीं था और हैरत अंगेज़ तौर पे ये दंग रह गए कि ये फिर मैसेज मैंने कहाँ से पढ़ लिया और मैं वहाँ कहाँ से पहुँच गया। और वहाँ 2 लड़के कौन बैठे हुए थे जो मेरे दोस्त जैसे हूबहू लग रहे थे, और मैं किन के साथ टाइम स्पेंड करके आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये अगेन वही बात, ये कहते हैं कि इतने शौक में था कि इनकी वो बोलती बंद हो गई। अब लेक पार्क का तो मुझे नहीं पता जर्मनी के बारे में कि वहाँ पे क्या सिलसिले हैं, कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अगर किसी को मज़ीद डिटेल इस पार्क के बारे में या नाम पता हो तो ज़रा शेयर करें, हम भी पता करें कि इधर क्या होता है और क्या नहीं होता। और अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि आप किसी बड़े मजाक से बच गए जो आपके साथ होता, क्योंकि आपको तो स्पेसिफिकली उधर बुलाया गया था। तो जो भी सिलसिला है, मतलब दोस्तों की तो खैर है, आपकी शायद खैर नहीं है अगर आप वहाँ ज़्यादा गए। तो थैंक यू अगेन फॉर राइटिंग इन। और आगे बात करते हैं रूहान साहब की। रूहान साहब ये कहते हैं कि इनके जो भाई हैं, बड़े भाई, पहले तो ये बताते हैं कि ये एक जगह शिफ्ट हुए, और वो जगह जो थी रावलपिंडी की ये बात कर रहे हैं, और ये एक नए घर में शिफ्ट हुए, और शिफ्ट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और इस सोसाइटी के अंदर बकौल इनके गिनती के घर थे इक्का दुक्का, बाकी सब बयाबान जंगल था और तकरीबन मतलब आबादी थी ही नहीं। अब तो सिचुएशन बहुत फ़र्क है, कि जब ये शिफ्ट हुए थे तो बिल्कुल ही खाली खाली हिसाब था, और हर चीज़ के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब ये कहते हैं इनके जो बड़े भाई हैं, इनको क्रिकेट का बहुत शौक था, और ये खेलने के लिए अक्सर 1-1 किलोमीटर पैदल दूर जाते थे ग्राउंड वगैरह में खेलने। अब जुम्मे का दिन था और सुबह का 11 बजे का ये कह रहे हैं ये वक्त था। इनके भाई गए और रास्ते में कोई नाला या गटर का नाला या ऐसी कोई चीज़ पे से पार करके छलांग मार के ये वहाँ पहुँचे। और जब ये उस जगह से गुजरे तो ये कहते हैं कि मेरे कंधों पे बहुत वज़न महसूस हुआ, लेकिन खेल का जोश चढ़ा हुआ था तो इग्नोर करके डायरेक्ट चला गया। अब ये कहते हैं वो रात तो गुजर गई, खेल कूद हो गई, सब कुछ हो गया, कर करा के घर आ गए। रात का वक्त आया और सोने के लिए लेटे। अब ये और इनके भाई एक ही कमरे में साथ साथ मतलब सोते हैं। तकरीबन 3 बजे का वक्त था कि इनके भाई सो रहे थे कंबल ओढ़ के, तो कंबल किसी ने इनके ऊपर से खींच के उतार लिया। ये उड़ गए, लेकिन ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और कंबल वापस इधर उधर देखा, कोई नज़र भी नहीं आया। कंबल ओढ़ के वापस ये लेट गए। 4 बजे के करीब तकरीबन ये कहते हैं कि अब इनको बाकायदा किसी ने हिलाया, हिला के उठाया। इनके भाई उठे और ये समझे कि शायद नमाज के लिए अब्बा उठा रहे हैं, और अब्बा को बोला कि बस मैं उठ रहा हूँ, और बोल के फिर ये इनकी आंख लग गई और ये सो गए। अब ये कहते हैं कि थोड़ी देर, क्योंकि गहरी नींद में दोबारा चले गए थे, थोड़ी देर बाद फिर किसी ने इनको हिलाया, और इस तरह हिलाया कि ये उड़ गए बिल्कुल सो के। जब उठे तो इन्होंने सामने दरवाजे की चौखट पे देखा, तो वहाँ एक साया था, जैसे कोई खड़ा हुआ है अंधेरे के अंदर। अब किसी जगह कहीं हल्की सी रोशनी की वजह से इनको एक शेप नज़र आ रहा है, जो इंसानी शेप। इनको लगा इनके अब्बा खड़े हैं, और इन्होंने सहम डर मतलब खौफ ज़दा हुए हुए थे, और उस हालत में बोला कि क्या अब्बा आप हो? ये कहते हैं आगे से जवाब जो आया वो अजीब भारी भरकम किसी आवाज़ में गुर्राने की आवाज़ आई, और उस पे इनके भाई ने चीखना स्टार्ट कर दिया।
अब ये कहते हैं भाई कि चीखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीख भी रहा हूँ, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही मुंह से बाहर। ये सिलसिला कोई 20 मिनट तक चला। उसके बाद इनकी आंख खुली जो बराबर में लेटे हुए थे, और इनको इशारा किया भाई ने, कि इशारा से बोला क्योंकि उनके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी, कि तुम दोबारा सो जाओ। अब बहरहाल इन्होंने लाइट ऑन की तो भाई बिल्कुल सहम के कोने में बैठा हुआ था, और माजरा पूछने में कोई जवाब नहीं दिया उसने, और बस यही इशारे करता रहा कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बहरहाल वो रात तो गुजर गई इनकी, और अगले दिन जब ये बात खुली तो घर में कुरान खानी वगैरह और ये सारे काम किए गए। तो ये कहते हैं उस दिन के बाद फिर मामला बेहतर हो गया, और फिर कुछ इस तरह का नहीं हुआ भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन भाई, किस रास्ते से आप कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं होता ना यार, और ऐसी जगह से जब आप खड़ांग मार के जा रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चलें बच गए, अच्छी बात ये है। अब इसी तरह एक और साहब हमारे खुशाब पंजाब से लिखते हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शहरियार। अब ये कहते हैं कि मैं रशिया MBBS पढ़ने गया हुआ था, और 4 साल पुराना ये वाक़या है। समर वेकेशन में पाकिस्तान आया हुआ था। इनको आदत है सोने की सहन के अंदर अपने, और उस रात कोई आंधी तूफान या कुछ शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये चारपाई उठा के जल्दी से, एक कमरा था जो कि इस्तेमाल नहीं होता था घर में, वहाँ जाके इन्होंने चारपाई डाल दी और वहाँ लेट गए ये सोने के लिए। अब ये कहते हैं कि जैसे ही वह लेटा सोने के लिए, कि थोड़ी देर में मेरी आंख लगने लगी तो मुझे नोटिस हुआ कि मेरे पैतियाने पैरों की तरफ कोई है। जब इन्हें आंखें खोल के देखा तो ये कहते हैं कि वो सफ़ेद कपड़ों में कोई साहिबा या कोई साहब खड़े हुए थे, जिनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनके सफ़ेद बाल जो बहुत बड़े बड़े थे वो ज़रूर नज़र आ रहे थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि पैरों से ही जान निकली जा रही है। ये हिल नहीं पा रहे थे, और कह रहे हैं एक वक्त ऐसा है मेरे दिमाग में तो ये आना शुरू हो गया कि बस अब मैं तो मरने वाला हूँ। और उसके बाद जो है वो दुआएं पढ़ने लग गए, दुरूद से लेकर आयतुल कुर्सी, और जो जो आता था पढ़ने शुरू हो गए कि बस अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। जो जो इनको आता था इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, दुरूद से लेकर आयतुल कुर्सी सब कुछ इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, और वो चीज़ सामने इनके खड़ी हुई थी। ये विर्द किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, और फिर ये कहते हैं एकदम से मुझे झटका लगा, और झटके में से ऐसा झटका लगा कि मैं उठ के बैठ गया, और फिर एहसास हुआ कि अब मैं अकेला हूँ और आगे एतराफ़ में कोई भी नहीं है। हालत ऐसी हो रही थी कि पसीने पसीने हुआ हुआ था, जैसे मैं बारिश में बाहर लेटा हुआ था, लेकिन मैं तो कमरे के अंदर था। अब ये कहते हैं ये ख्वाब है हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले ही दिन मेरे मामू जो घर में रुके हुए थे, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी एक सेम ख्वाब देखा था उस रात, जिसमें बस फ़र्क ये था कि जो उनके पास आया था उसने काले कपड़े पहने हुए थे, और वो उनका गला दबा रहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हो सकता है कि वाकई ख्वाब देखा हो आपने, और डिपेंड करता है कि आपके और आपने मामू ने क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी उस दिन, और उससे पहले क्या कोई चीज़ विटनेस की थी, क्या था सिलसिला, हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन अगेन सेम ख्वाब तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटी इन द सेंस ये है कि कोई चीज़ आई थी और वो जान निकाले दे रही थी। तो लेट्स सी क्या इस पे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है शायद ख्वाब था। डिपेंड सारा कुछ इस पे करता है, अगर आप याद करके बताएं कि आप दोनों की इससे पहले उस रात में, दिन में, या किसी टाइम पे क्या इंटरेक्शन हुई थी, उस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब अगली स्टोरी जो लिख रहे हैं लाहौर से आ रही है, और उन्होंने एनोनिमस रहना को पसंद किया है। ये कहते हैं कि ये एक गांव के रहने वाले हैं, भीरा नाम का, जो कि सरगोदा के पास है। 4 से 5 दफ़ा साल के ये वहाँ जाते हैं, और पहली मंजिल जो है वो बंद है, क्या वजह है पता नहीं। और उसके ऊपर जाहिर सी बात है छत है, वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत डस्टी है सब कुछ, इस तरह का सिलसिला है। और
एक टेरेस भी है, लेकिन बहरहाल उधर ये लोग जाते नहीं हैं। अब ये कहते हैं 2-3 साल पहले ये ईद पे वहाँ गए थे और सब ठीक था। रात को एक झगड़ा हुआ मेड्स में आपस में, काम करने वाली जो इन्होंने रखी हुई हैं घर पे नौकरानियां, उनका आपस में किसी बात पे हो गई लड़ाई। ईद का दिन था और ये जो भी एक खातून थी वो मतलब तैयार थी, परफ्यूम शर्फ्यूम भी लगाया हुआ था, सब कुछ लगाया हुआ था, बिल्कुल तैयार थी बेचारी, ईद का दिन था। तो वो लड़ाई के बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और वो छत पे चली गई कि रात को वो छत पे सोएंगी और सर्वेंट क्वार्टर में नहीं सोएंगी बाकी औरतों के साथ। अब ये कहते हैं चंद मिनट गुजरे और चंद मिनट गुजरने के बाद वो नीचे आ गई। अब वो नीचे आई, लग तो वो ठीक ही रही थी लेकिन कुछ उसमें फर्क था और कुछ ठीक मतलब महसूस नहीं हो रहा था जो भी उसके एतराफ में था। उसके साथ में और दूसरी नौकरानियों ने उससे बात करने की कोशिश की और उसने एकदम से चीखना शुरू कर दिया उनके ऊपर। और फिर बज़ाहिर जब देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाल खींच रहा है और वो चीखे जा रही है। इतनी गहरी मतलब इतनी ज़ोर से वो चीख रही थी कि इनकी चाची जो कि सो रही थी वो सोते में से उठ के एकदम से उसके ऊपर सूरा वगैरह पड़ना शुरू हो गई। अब ये कहती हैं कि वो थोड़ा हल्का मतलब होने लगी इन सब चीज़ें करने से, तो सबको अंदाज़ा हुआ कि इसके ऊपर कुछ हावी हुआ है, कुछ हुआ है इसके साथ। और इस सूरत हाल में एक किसी साहब को बुलाया जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानते थे। आते के साथ ही उन्होंने इस औरत से मतलब बात की, तो इसके अंदर जो भी चीज़ इसके ऊपर हावी थी उसने इसके थ्रू बोलना शुरू कर दिया और फिर एक बहुत ही अजीब सी भारी सी आवाज़ में उस औरत ने उससे जवाब में बात करना शुरू कर दी। अब वो जो भी अंदर चीज़ मौजूद थी उसने कहा कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मारा है और इस तरह की वो बातें करने लगा। फिर कहता है मुझे इसकी परफ्यूम बहुत पसंद आ गई है और ये सब होने लगा। बहरहाल उन साहब ने कुछ उससे बातें की, कुछ गुफ्तगू की, कुछ चीज़ें पढ़ी और उसके बाद ये फैसला उससे ही करवाया कि अब वो इस औरत को छोड़ देगा और चला जाएगा और दोबारा तंग नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल जिन साहब से ये बात हो रही थी उन्होंने उस औरत जैसी चीज़ उस पे से वो जिन उतारा। उसके उतरते ही उसने कहा कि भाई वो जो भी कह रहा था ज़रूरी नहीं है उसको माने क्योंकि ये झूठ भी बोलते हैं, तो बेहतर ये है कि इस औरत को अब इसके घर भेज दो वापस गाँव, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं छोटे तो ये रिस्की मामला है। वैसा ही किया और आज भी इनके इस आबाई घर का जो छत का इलाका है, जो छत है, रूफटॉप है, वो बंद है और किसी को एक्सेस नहीं है। अब अगली कहानी जो आ रही है सऊद साहब की आ रही है। अब सऊद साहब बताते हैं कि जब ये छोटे थे तो ये अपने दादा को तंग करते रहते थे कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कोई कहानी सुनाओ। अब इनके दादा ने बहुत इसरार पे इनकी जिद पे एक पुरानी अपने आप बीती कहानी सुनाई कि एक ज़माने में मतलब जब दादा की जवानी की बात है कि वो गांव वालों से या मतलब ज़मीन वालों से बात करते थे और आम तोड़ते थे और मतलब आम के दरख्त लगे होते थे, मतलब वहाँ से आम पूरा ख़रीदते थे, तोड़ते थे और जाके बेचा करते थे। अपनी बैलगाड़ी पे आते थे, सौदा होता था, पूरा हिसाब खुद करते थे और इस तरीके से जाते थे। मेहनत तलब काम था। तो इसी तरीके से किसी ज़मीन पे एक से वाले से बात, ज़मींदार से बात हुई, कोई सौदा हुआ, वो अपनी बैलगाड़ी लेके, वो जो पुराना ज़माना है वही मतलब दादा के भी जवानी का टाइम है तो ये बैलगाड़ियों का ही ज़माना था। वो बैलगाड़ियाँ लेके अपनी बैलगाड़ी लेके पहुँचे और अपना काम शुरू कर दिया कि फल तोड़ना दरख्तों से शुरू कर दिया। अब ये जो ज़मीनों में थे उसके पास एक तालाब था जिसमें सबको पता था कि मछलियाँ भी होती हैं। तो जब ये काम कर रहे थे इन्होंने सोचा कि क्यों ना मछली पकड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ और वापस मतलब घर ले जाने के लिए कुछ खाने को लिए हो जाएगा। तो उन्होंने जाके अपनी बैलगाड़ी लगाई, कुछ वक्त लगाया मछलियाँ पकड़ने में और
पकड़ते पकड़ते देर हो गई, लेकिन बहरहाल कुछ पकड़ ली। अब पकड़ के इन्हीं ने बैलगाड़ी में मछली डाली और ये अपना चल पड़े। अब बैलगाड़ी कोई बहुत तेज तो होती नहीं है, और ये अपना उस पे आम भी रखे हुए, मछली भी रखी हुई, और ये एक बयाबान जंगल और वीरान जगहों में से गुजरना शुरू हुए। अब ये कहते हैं कुछ देर के बाद इन्होंने महसूस किया कि जंगलात में कोई जानवर है जो कि तेजी तेजी भागता फिर रहा है। अब ये एक पॉइंट आया कि इनकी बैलगाड़ी जो थी, बैल जो थे वो रुक गए, वो आगे नहीं बढ़ रहे और वो डरना शुरू हो गए। अब इनको समझ में ना आए क्या हो रहा है ये, और क्योंकि मगरिब भी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो ये कहते हैं कि जी अब एतराफ़ में मुझे नज़र आ रहा है कि तेज़ी तेज़ी कोई जानवर जो है गाड़ी के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। बहरहाल इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया, दुआएं पढ़ी, और बैलों को फिर झटका के किसी तरह ये चलें, और फिर वो चलने लगे, और फिर उनको दौड़ाने की कि जल्दी जल्दी ये चलें। जो जानवर एतराफ़ में भाग रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी गाड़ी के पीछे लग गया। अब कुछ अजीब सा भैंसे नुमा जानवर था, लेकिन वैसा दिखने में तो मतलब अंधेरे में कुछ सही से ये देख भी नहीं पा रहे थे, तो शेप तो उसका था, लेकिन वो कुछ अलग ही था। और कहते हैं कि उसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि उसकी लाल आंखें थी जो कि बिल्कुल मुझे क्लियर नज़र आ रही थी। इन्होंने बहुत झटका, कभी इधर गाड़ी इधर मोड़ी, कभी कुछ किया, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर चीज़ ट्राई की, दुआएं पढ़ के सब कुछ किया, वो जान नहीं छोड़ रहा था। इनको ख्याल आया कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों लग गया, ये काम तो मैं मतलब सालों से कर रहा हूँ, आज तक कोई चीज़ मेरे पीछे नहीं लगी। तो इनको एहसास हुआ कि इनकी गाड़ी में खुली एक मछली पड़ी हुई है, जो कि उसकी बू से ये शायद पीछे लगा है। इन्होंने वो मछली फेंक दी, और जैसी वो मछली फेंकी वो जानवर रुक गया, और ये अपने घर सलामत पहुंच गए। अब ये कहते हैं जनाब कि ये वाक़या होने के बाद से उन्होंने कहा कि उस वक्त तो इनको एहसास नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि जब किसी बयाबान जगह पे गोश्त लेके जाएंगे तो ऐसी चीज़ें पीछे आती हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ से वाकई कोई चीज़ इस तरह की लेके जानी है तो उस चीज़ को झूठा करके, यानी कि उसमें से कुछ खा लें, चख लें करके, फिर पका के मतलब इस तरीके से लेके जाएं, तो फिर कुछ पीछे नहीं आता। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। सवाल मेरा ये है कि ये जो बात आपने की एंड में कि उस चीज़ को झूठा करके लेके जाएं, अगर गोश्त वगैरह इस तरह की कोई चीज़ वीराने में से लेके जा रहे हैं, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप वीराने में से गोश्त लेके जा रहे हैं तो उसको पका हुआ गोश्त जिसमें से आपने कुछ झूठा किया हो, ये आखिर ऐसा क्यों है? मतलब अगर ऐसा कोई होगा, चीज़ होगी, तो वो उसके पीछे नहीं आता, इसके पीछे रीज़न क्या है? बहरहाल जिसको पता हो और मुझे बता दें, वैसे ना पता हो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। आगे बढ़ते हैं सना साहिबा की स्टोरी के साथ। ये बताती हैं कि बफर जोन का इलाका है कराची का, और 2005 या 6 के ज़माने की बात है। इनके मोहल्ले में एक घर था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, और अजीब इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, तावीज़ ये वो, मतलब इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कोई बाबा आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। उनके घर वालों के साथ भी काफ़ी कुछ होता रहता था, और आए दिन कभी कोई साहब आके दम करके जाते थे, वो घर वाला ठीक हो जाता था, फिर कुछ अरसे के बाद फिर कुछ नया मसला हो जाता था, और पूरे मोहल्ले में ये मशहूर लोग थे इस मामले में। अब ये कहते हैं कुछ अरसे के बाद उनके वालिद की मौत हो गई, डेथ हो गई, और फिर वो घर तकसीम हो गया बाकी लोगों के अंदर, जिस तरह होता है हमारे यहाँ। घर बिक गया वो। अब घर बिक गया, और पहले ही दिन कोई नए आए, मतलब फैमिली ने खरीद लिया वो। अब आते के साथ ही घर, हस्बैंड जो थे वो पुराने घर से सामान समेट रहे थे, वाइफ को छोड़ गए थे, और वो उस घर की सफाई कर रही थी। घर में कुछ भी नहीं था, गंद मट्टी थी और कुछ टूटा हुआ पुराना फर्नीचर था जो कोई लेके नहीं गया। बहरहाल अब वो
साहिबा जो थी वो घर उन्हीं ने सोचा कि बैक टू फ्रंट साफ करें, अंदर से वो चीज़ें निकालते निकालते घर से मतलब बाहर की तरफ, जो कि एक तरीका होता है। तो उन्होंने सफाई करना शुरू की। अब घर के अंदर उन्हीं ने कमरों में देखा कि कहीं कुछ टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा है, कुछ पड़ा हुआ है, कहीं मट्टी पड़ी हुई है, लेकिन हर कोने में से कोई तावीज़ जैसी चीज़ कुछ ना कुछ लटकता हुआ उनको मिलता जा रहा था। अब वो अच्छे असाब की खातून थी, तो उन्होंने एक थैले के अंदर ये चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी और ट्रस्ट किया अपने ऊपर कि मैं तिलावत वगैरह करके जो भी कुछ होगा मैं मैनेज कर लूँगी। बहरहाल वो ये चीज़ें जमा करती गईं, करती गईं, करती गईं और उनके ऊपर एक भारीपन आने लगा, जिसकी वजह से वो सफाई करते-करते थक गईं और बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट होने के बाद एक जगह बैठ के रेस्ट करने लगीं। अब ये कहती हैं कि कुछ देर के बाद फिर इनकी हिम्मत वापस आने लगी, तो सोचा कि भाई घर को फिर पूरे तरीके से साफ कर लूँ जब इतना कर ही लिया है, और हिम्मत बांध के ये फिर यही काम करना शुरू हो गई। अब इस घर में जैसे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये बता रही हैं कि भाई बफर जोन के इस इलाके में अक्सर घरों में सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर बना हुआ होता है या कोई बाथरूम बना होता है, मतलब उस जगह को यूटिलाइज किया हुआ होता है। तो इस घर के अंदर उस सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना हुआ था। अब जब इन साहिबा ने वो बाथरूम का दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने देखा कि बात मतलब नीचे वाला स्क्वाट वाला बाथरूम था और उसके अंदर मट्टी भरी हुई थी, मतलब ज़मीन पे पूरी, और उसमें अगरबत्तियां लगी हुई थी, जैसे कोई कब्र बनती है वैसे। बहरहाल इनका ये देखना था, ये घर से बाहर निकल आई परेशान होके, और फिर इन साहिबा के लिखने वाली की वालदा से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने फिर उनको समझाया घबराए नहीं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करें, और इस तरह की बातें हुई। बहरहाल आंटी ने फिर ये अमल शुरू किया और ये पढ़ाई शुरू की और घर को सही करने की कोशिश की। तो घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा टूटे जा रहा था या कुछ फूटे जा रहा था, इस तरह का कुछ ना कुछ चलता रहता था। 5वें दिन वे कहती हैं कि वो जो इनकी कहने का मकसद है, ये कहते हैं इनकी बेटी एक कमरे में पढ़ रही थी और अचानक से ऊपर छत पे जो पंखा लगा होता है वो गिरा उसके ऊपर। अब बस अल्लाह का करना ये हुआ कि उसके चश्मे जो थे वो सिर्फ उस पंखे से टच हुए, बाकी लड़की बच गई और सिर्फ चश्मा टूटने का नुकसान हुआ। और बकौल उन आंटी के ये आखिरी अटैक था, उसके बाद इस घर में से तब से ये लोग रह रहे हैं और ये बहुत खुशहाल हैं और सब अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सना फॉर राइटिंग दिस इन। और बात यही होती है कि भाई घर शिफ्ट करने से पहले और शिफ्ट होने से पहले इस तरह की सफाइयाँ और ये सब कुछ कर लेना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों के शिकंजे से बचे रहें। और इत्तेफाक है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, वरना अगर पंखा किसी के सर पे गिर जाए तो आप समझ सकती हैं क्या क्या हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। तो थैंक्स अगेन फॉर दैट स्टोरी। अब अगली स्टोरी कम सवाल जो है वो तैमूर साहब का है, टैम्पा फ्लोरिडा से। ये कहते हैं कि एक ब्रिज है, इसका नाम है सनशाइन स्काईवे ब्रिज। अक्सर ये यहाँ से गुजरते हैं, कभी रात में गुजरते हैं, कभी दिन में गुजरते हैं, कभी गाने लगा के गुजर रहे होते हैं, कभी खिड़कियाँ खोली हुई होती हैं। हमेशा एक पीसफुल सीनिक किस्म की इनका एक सफ़र होता है उस पे से, और कभी कुछ अनहोनी वाकया नहीं हुआ। अब ये कहते हैं इस ब्रिज के बारे में कई लोगों से मैंने बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिज के कोनों पे कोई सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखती है जो कि करीब आते ही गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सड़क पे जब गाड़ी चलाते हुए जाओ तो सड़क के बीच में खातून आती हैं और जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं वो गायब हो जाती है। इसी तरीके से कभी कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैं जा रहा था तो गाड़ी जो है वो खुद ही मतलब अजीब तरीके से चलने लगी, झटके मारने लगी, और कुछ लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, सब ठीक हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं इस ब्रिज से। कुछ लोग बहुत ही तपती हुई गर्मी फ्लोरिडा की में जा रहे होते हैं और एकदम कुछ ऐसी जगह से गुजरते हैं इस ब्रिज पे कि बिल्कुल ठंडक महसूस होती है।
और एक साहब ने तो ये भी कहा कि वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे इस ब्रिज पे एक रात, तो एकदम से फॉग आ गया, बहुत ज़्यादा धुंध हो गई, गाड़ी जो है बिल्कुल चलाना मुश्किल हो गई क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन इस हालत में उनको गाड़ी के अंदर विस्परिंग की आवाज़ें आईं, सरगोशियाँ होने लगीं, जिसके बाद इन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई और बिल्कुल छलांग मार के बाहर निकल आए, जिस पे वहाँ कुछ नहीं पाया और वहाँ से चल पड़े। और आखिर में ये भी लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी गाड़ियाँ वहाँ से जाते हुए लोगों देखा है जो कि ब्रिज पे जा तो रही होती हैं लेकिन ना कहीं से एंटर होती हैं और ना ब्रिज से उतरती हैं, ब्रिज पे ही चल के ब्रिज पे ही गायब हो जाती हैं। अब ये साहब कहते हैं कि कई लोगों से इनकी बात हुई और कुछ लोकल्स ने ये भी कहा कि हम जब भी गाड़ी में गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछली सीटों में कोई बैठा है, लेकिन इनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं। ये क्या वजह है? और अब तो ये सोचने पे भी कभी कभी मजबूर होते हैं कि आखिर इस ब्रिज पे वह मसला है क्या और वहाँ एक्चुअली क्या चीज़ घूम रही है। तो सिंपल सा सवाल है, सनशाइन स्काई वे ब्रिज, इसके बारे में कोई कुछ जानता है तो ज़रूर बताएं, इनको भी ज़रा नॉलेज में इजाफा हो और हमारे भी, कि इतनी बातें एक ब्रिज के बारे में कोई कर रहा है और इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, बाकी लोगों के साथ हो रहा है। मैं तो सिर्फ यही पूछ सकता हूँ कि भाई जितने लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट की उनका क्या कंडीशन था, एथनिक बैकग्राउंड क्या था, शायद इससे आप कुछ असेस कर पाए। बहरहाल आगे बात करते हैं एनोनिमस की। और ये अपनी आप बीती बता रही हैं। इनकी एक कज़न थी जो बहुत हसीन थी, उनके बड़े बड़े बाल थे, घुटनों तक बकौल इनके, काफ़ी खूबसूरत थी। एक जगह शादी में वो गई और उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया और वो बेड रिडन हो गई और खैर वो इंतकाल कर गई और उनकी उम्र भी कोई ख़ास नहीं थी, 20 साल के, मतलब ट्वेंटीज, लेट ट्वेंटीज कह लें आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। वो किसी कज़न को पसंद करती थी, इनसे शादी करना चाहती थी, बहरहाल वो बात तो ख़त्म हो गई उनके इंतकाल के बाद। अब बहरहाल ये अपनी अब बात बताती हैं कि एक रात इस सब चीज़ के बाद ये सो रही थी, इनकी आंख खुली, इनके बराबर में कोई बेड पे खातून बैठी हुई थी जिनके वैसे ही लंबे बाल थे जैसे इस कज़न के थे। और फिर ये डर गई, बहरहाल जैसे तैसे करके कुछ हुआ कि उस रात और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं फिर एक दफ़ा फिर रात में ये सो रही थी, फिर इनकी आंख खुली तो बाकायदा किसी औरत ने इन पे छलांग मारी, मतलब अटैक करने की सूरत में इन पे कुछ हमला किया और ये डर गई और इन्हीं ने सूरह वगैरह सूरह बकरा लगा दी और इस तरह की चीज़ें कमरे में चलाना शुरू कर दी और ख़ुद मंजिल की तलावत भी शुरू कर दी। अब ये कहती हैं कि ये ख्वाब में देखने लगी कि इनकी कज़न वही जो मर चुकी है वो इनको दिखती है और वो इनको घूरे जा रही है और कभी इनके बालों की तरफ देखती है, कभी इनकी तरफ देखती है, कभी कहती है कि ये बाल जो हैं उसको बहुत पसंद आएंगे, कभी खूबसूरती की तारीफ करती है इनकी और कहते हैं उसको बहुत पसंद आएंगे। अब ये ख्वाब देखने के बाद जाहिर सी बात है ये डर गई और इन्होंने अपनी घर अम्मी से पूछा कि भाई ये आखिर क्या मामला है और ये मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। बहरहाल ददियाल में मतलब कुछ चल रहा था उस वक्त, तो इनकी अम्मा से ये पता चला कि इनका रिश्ता तय किया जा रहा था उस लड़के के साथ जिस पे इनकी जो कज़न जो मर चुकी हैं वो बहुत आशिक थी और उन साहब के साथ अभी सिर्फ डिस्कशन शुरू हुआ है कि इनके साथ कर देते हैं। बहरहाल वो ख्वाब और वो सब कुछ उस मुर्दा कज़न को ख्वाब में देखने के बाद इन्होंने वैसे ही मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी कोई बात आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हैं हैरत अंगेज़ तौर पे इस दिन के बाद से ये मामला ख़त्म हो गया।
कोई ख्वाब नहीं आया, किसी ने रात में अटैक नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब ये कहते हैं इस सब कुछ होने के बाद ये साहब की शादी हो गई, फिर 1 साल बाद वो ख़त्म हो गई, फिर कहीं और हुई, फिर ख़त्म हो गई। अब वो फिर 3 महीने पहले उनकी शादी हुई, फिर अभी वो चल रही है। लेकिन जो भी चीज़ है अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस लड़के के साथ अटैच्ड है, और जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे कि शायद इनकी कज़न के साथ हुआ, जो कि दुनिया में नहीं रहे। अब अजीब अजीब ख्वाब उसी वक्त, और ये इस चीज़ को वैलिडेट इससे करती हैं कि जब तक इनका रिश्ता सीन चल रहा था उस लड़के के साथ तो ये सब कुछ हो रहा था। जैसे ही इन्होंने मना किया और वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अभी भी ये कहती हैं कि कहीं अगर ऐसी बात होती है, या जब तक इनका कहीं चल नहीं रहा था, तो लोगों को ख्वाब में कोई रोती हुई औरत दिखती थी। तो अभी का तो नहीं पता, अभी ये भी वेट कर रही हैं कि 3 महीने हुए हैं कि आगे क्या होता है। हम भी देखते हैं, और इस चीज़ का किसी को अगर कुछ पता हो इलाज या कोई कंटेनमेंट, तो कमेंट्स में इनको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। बाकी अब अगली कहानी जो है हमारे फरहान साहब की आ रही है एंकरिज इस्लामाबाद से। ये कहते हैं कि इनकी अपनी नानी नाना का घर है यहाँ पे, और ईद थी। ईद पे ये इनकी ताया की फैमिली और खाला की फैमिली और काफ़ी लोग गए हुए थे, और बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा था। रात को सब फर्स्ट फ्लोर पे टीवी लाउंज में बैठे रहते थे, बातें होती रहती थी, तफरी चलती रहती थी। ईशा के वक्त इनके ताया अब्बू उस एरिया के बाथरूम में गए, उधर कोई मेरे ख्याल है कमरा है उसके, वो वॉशरूम में गए, और वापस आके इन लोगों के साथ बैठ के काफ़ी देर तक गप्पे लगाते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अजान दूंगा और सब मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे। जिस पे जब आगे बात निकली तो पता चला कि जहाँ ये वज़ू करने जिस वॉशरूम में गए थे वहाँ उल्टे हाथ की तरफ कोई काली सी चीज़ गुजरी या खड़ी हुई थी, जो इनकी नज़र इस पे पड़ गई, और ये थोड़ा सा डर गए, और उसके ऊपर उन्होंने फिर कहा ऐसा काम करते हैं कि अजान देता हूँ, नमाज पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बात ख़त्म। हम लोग थोड़ा ये बकौल इनके थोड़ा डर भी गए थे, लेकिन बहरहाल सब लोग मौजूद थे, इतना डर नहीं लगा, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर सारे कज़न्स रात को सोने को अपने कमरों में चले गए। अब एक कमरे में सारे कज़न साथ सोते थे। उसकी वजह ये थी रात को ये लूडो वगैरह ताश खेलते थे देर तक, और फिर बाकी लोग तो सो चुके होते थे जैसे, तो इसलिए सारे बच्चा पार्टी अलग थी। अब ये कहते हैं कि इनकी नाना नानी के साथ एक इनकी खालाजाद कज़न रहती हैं, क्योंकि वो नाना नानी जो है वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और उनको भी ज़रूरत पड़ती है किसी की घर पे, तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जिसकी वजह से एक साथ में इनकी रहती है। अब वो जो लड़की थी वो इनके साथ मौजूद थी इस कमरे में, और फिर एकदम से उसने इसी तफरी बातचीत के बीच में उसने इनको कहा कि जो ताया अब्बू ने जहाँ वॉशरूम में चीज़ देखी थी वहाँ पे मेरे साथ भी कुछ हो चुका है। जहाँ पे एक सिलसिला छिड़ा बात का कि एक दिन नाना नानी जो थे वो कोई सामान लेने मार्केट गए हुए थे, ये घर में अकेली थी, थोड़ी सफाई वफाई कर रही थी, तो इस कमरे के बाथरूम पे पहुंची और उसको भी साफ करने लगी। अब जब इस जगह को साफ करने लगी तो उस दौरान उस बाथरूम की कभी लाइट बंद खुल होने लग जाए, कभी कुछ हो, ये उसको इग्नोर करके अपना काम करती रहीं। और ये फर्स्ट फ्लोर था, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि सीढ़ियाँ चढ़ के कोई ऊपर आ रहा है। अब क्योंकि इनके नाना नानी बूढ़े थे काफ़ी, इनको यही खतरा था कि शायद कोई सामान उठा के ये ऊपर ना आ रहे हों, तो वो भाग के उन सीढ़ियों की तरफ गई कि उनके हाथों से वो चीज़ें ले ले, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। अब ये अपना वहम समझ के वापस उस जगह चली गई, और फिर वो अपना सफाई का काम शुरू करने के लिए वापस जब बाथरूम में गई तो उन्होंने देखा कि जो सिंक होता है बेसन, उसका नल खुला हुआ है और पानी बह जा रहा है, जबकि ये सब बंद करके ही वहाँ से निकली थी, और सिंक तो इन्होंने बहरहाल खोला ही नहीं था। इनको बहरहाल बड़ी हैरत हुई इस बात पे, और टैप को बंद किया और ये वापस अपनी सफाई वहाँ से करने लगी। और उस दौरान इनको ऐसी कोई नींद इन पे तारी होने लगी कि उधर से बाहर निकल के बेड पे जाके लेट गई।
बेड पे लेटते ही इनकी आंख लगी और उसके बाद इनकी जो है आंख खुली तो कमरा के अंदर ये थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उस दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। इन्होंने आवाज़ दी कि कौन, क्योंकि आदतन बंदा पूछ लेता है, तो और ज़ोर से किसी ने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। अब जब इन्हें दूसरी दफ़ा पूछा कौन, तो उस पे इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पे पीटना शुरू किया, इनको लग रहा था कि दरवाज़ा कोई तोड़ ही देगा। जिस पे इन्होंने दुआएं पढ़ना शुरू की और जो कंबल इनके पास पड़ा था अपने मुंह पे ऊपर अपने ऊपर डाल लिया और चारों कुल की तिलावत वगैरह और सब करने लगी ये बार बार। इसी दरमियान दरवाज़ा खुद से खुला और अंदर कोई दाखिल हुआ कमरे में, और वो भी आवाज़ बड़े मतलब इनको आ रही थी जैसे कि कोई इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। अब धप धप करके इनकी तरफ कोई चलता हुआ आ रहा है या कंबल के नीचे है कि इनको आवाज़ आई नीचे के फ्लोर से कि इनकी नानी आ गई हैं घर में और वो इनको बुला रही हैं। ये जल्दी से उठ के भागती हुई वहां से निकल के नानी के पास पहुंच गई। माजरा इन्होंने पूरा बताया उनको, नाना नानी को, कि ऊपर क्या हो रहा है। तो ये सारे लोग ऊपर आए और ऊपर आके कमरे का मुआयना किया तो कुछ भी नहीं था कमरे के अंदर। और इनकी हालत देख के नाना जल्दी से जाके मौलवी को बुला के ले आए। मौलवी घर में आए, अपनी कोई कैलकुलेशनें की, इधर उधर देखा, कुछ दम किया, कुछ किया। उसके बाद नीचे उतर के नाना को बोलते कि क्या पड़ोसियों से मुलाकात हो सकती है। तो ये पड़ोसी के पास उनको ले गए। पड़ोसियों के जाते ही उन्होंने बताया कि भाई आपकी बेटी के ऊपर शायद कुछ है। इस पे उन्होंने कबूल किया और कहा कि भाई किसी शादी में वो बेटी गई थी और भाई की शादी थी या किसी की शादी थी, उसमें मतलब करीबी किसी की शादी में गई थी और इनको एक फूलों का हार पहनाया गया था जिस पे कुछ था किया हुआ था और उसके बाद से ये हाल हो गया है। तो बेटी का ये हाल है कि अगर उसके मुंह से कोई दुआ या कोई अल्लाह का नाम ही निकल आए तो कोई चीज़ उसको पकड़ के छत पे घसीट के लेके जा के मारती है। और हालत ये है कि इतना उसको मारा है कि अब वो बेचारी एक टांग से मतलब उसकी सही नहीं रही। अब मौलवी साहब ने उनसे इजाज़त ली और कुछ उसके ऊपर दम करके कुछ उतारने की कोशिश की। तो उनके घर में जैसे कुछ पेंटिंग्स पे अल्लाह के नाम और ये सब लिखा था, वो सब नीचे गिरना शुरू हो गया और कुरान पाक तक ज़मीन पे गिर गया और अजीब किस्म का ज़लज़ला सा उस घर में महसूस होने लगा, जिस पे मौलवी साहब उठ के बाहर आए और कहा कि ये जो भी चीज़ इन पे है उसको मैं उतार नहीं सकता। अब बाहर निकल के इन्होंने इनकी नाना नानी को बताया कि जो इस लड़की के ऊपर चीज़ है उसके असरात आपके घर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं और दिख रही हैं, और यही वजह है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वरना आपके ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं है, आपके पड़ोसी की बेटी की वजह से आपके घर में असरात आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद ये आगे से सिर्फ एक सवाल करते हैं कि कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा शख्स बताया जाए जो कि इन लोगों की मदद कर सके, क्योंकि ये लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं और इसका अगर कोई हल है तो कमेंट्स में लिख दें ताकि ये जो लिखने वाली हैं इनको इनका कोई सलूशन मिल जाए, कोई फ़ायदा हो जाए और इस प्रॉब्लम से इनकी जान छूटे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर शेयरिंग ऑल दी स्टोरीज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापस आते हैं आपके पास जल्द। आप ईमेल करते जाएं, हम आपको स्टोरियां सुनाते जाएंगे और कमेंट्स में आप अपने इज़हार ख्याल और जिस तरह इसमें काफ़ी लोगों ने सवालात पूछे हैं उनके जवाब आप दे सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी दिस वाज जिनकास्ट 184। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम हम एक नेक्स्ट एपिसोड आपको डिलीवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।